आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। देश भर में कोरोना का जो आज आंकड़ा सामने आया है उसने सभी बीते रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 3 लाख से ज्यादा मामले बीते 24 घंटे में सामने आ गए हैं। 3,16,000 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के और अब तक के सभी रिकॉर्ड इस आंकड़े ने तोड़ दिए हैं। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,59,24,806 पहुंच गया है और भारत ने इसी के साथ अमेरिका का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इससे पहले अमेरिका में सबसे ज्यादा केसेस आए थे, लेकिन अब भारत ने इस पूरे मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है और अमेरिका से भी आगे निकलकर एक नया रिकॉर्ड कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों में स्थापित कर दिया है। ये आंकड़ा डरा देने वाला है। 3 लाख मामले सामने आ जाते हैं, अपने आप में एक ये बड़ा आंकड़ा। चलिए यूपी का कोरोना अपडेट आपको देते हैं। यहां पर भी 33,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए हैं। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या हो गई है 9,42,511 और 10,346 लोगों की जान चली गई है। कोरोना के कुल एक्टिव केस हो गए हैं 2,42,265। ये आंकड़ा प्रदेश का है और कल से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। रोजाना एक बढ़ता हुआ आंकड़ा हम प्रदेश में देख रहे हैं। लगातार सरकार कोशिश कर रही है, इस बाबत भी लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ये कोरोना का सेकेंड वेव का पीक है जब 33,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं उत्तर प्रदेश में। 10,346 लोगों की जान चली गई है और एक्टिव केस की संख्या में इजाफा हुआ है। 2,42,265 एक्टिव मरीज प्रदेश में इस वक्त मौजूद है। नीलेश चौहान हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। नीलेश, देखिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, आम जनता पर सख्ती भी बरती जा रही है। वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, नाइट कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन आंकड़े जरा से भी नीचे नहीं आए हैं। आज का आंकड़ा देश भर का भी हैरान कर देने वाला है और साथ ही साथ यूपी का भी ऐसा ही आंकड़ा सामने आया है। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो लगातार कोरोना का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है उसको कंट्रोल करने के लिए दोनों ही सरकारें अपने स्तर पर बड़ा और व्यापक पैमाने पर प्रयास कर रही हैं कि कैसे भी हम करके कोरोना की चेन को तोड़ें। लेकिन हर दिन जो 24 घंटे का आंकड़ा जारी होता है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला होता है। आंकड़े को देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए तमाम जनपदों में नाइट कर्फ्यू लगाया है, तो वहीं वीकेंड लॉकडाउन लगाने की भी घोषणा की है कि शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को बंद किया जाएगा। इस बंदी के दौरान सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको कराया जाएगा। उसके अलावा अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। 24 घंटे के अंदर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनकी पत्नी जो लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही कोरोना पॉजिटिव थे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव है। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन कोरोना पॉजिटिव है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे में मंत्रिमंडल की बात करें तो लगभग 6 से 7 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं। ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो लखनऊ के डीएम के साथ तमाम और आईएएस और पीसीएस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो ऐसे में ये चिंता का विषय है कि लगातार जो कोरोना फैल रहा है, कोरोना की चपेट में ब्यूरोक्रेसी, मंत्रिमंडल, आम जनता लगातार आ रही है। लखनऊ के अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात कर ले तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा करते हैं। कल जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की तो उसमें साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया गया है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले लोगों के ऊपर एनएसए के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है वहां पर तत्काल ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई जाए। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में 10 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था है, कितना अभी वो बन चुके हैं और जल्द से जल्द उनको बनाकर जो है जनता के हित में शुरू करने की बात भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है। तो लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है। उसके बावजूद भी अगर कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा है तो
तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की भी हीला हवाली देखने को मिल सकती है। अगर देर रात की हम राजधानी लखनऊ की तस्वीरों की बात करें तो 3 अस्पताल ऐसे थे जहां पर ऑक्सीजन की कमी कहकर मरीजों को परिजनों को बताया गया कि अब उनके पास 2 से 3 घंटे का बैकअप बचा है। ऐसे में वो अपने मरीज के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लें। अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही तो ऐसी स्थिति में वो अपने मरीज को जहां ले जाना चाहते हैं ले जाएं। अस्पताल प्रशासन की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वो लगातार लखनऊ के जो सीएमओ हैं संजय भटनागर, उनको जानकारी दे रहे थे कि उनके अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऐसी स्थिति में तत्काल उनको ऑक्सीजन की जरूरत जो है उसको पूरा कराया जाए। अगर नहीं पूरा होता है तो मरीजों की जान जोखिम में पड़ सकती है। जो मरीज ऑक्सीजन की सपोर्ट पर अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है, अगर उनको समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं उन मरीजों की जान जोखिम में पड़ सकती है, जिसकी जिम्मेदारी। एक अपडेट और चाहेंगे। डीआरडीओ ने यह ऐलान किया कि वो यहां पर अस्थायी अस्पताल बनाएगा और ऐसे ऑक्सीजन की भी सप्लाई की जाएगी डीआरडीओ की ओर से। खुद रक्षा मंत्री ने इसकी पहल की थी, उसको लेकर क्या अपडेट है, कहां तक वो काम पहुंच पाया है? और दूसरा, अगर सरकार में बैठे मंत्री, मुख्यमंत्री खुद रोजाना बैठक कर रहे हैं और इस तरीके से आदेश दे रहे हैं, तब भी क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा, यानी कि बीच में ऐसे लूप होल्स हैं, काला बाजारी हो रही है। आप आज अगर रेमडेसिविर लेने चले जाइए, आज आप कोरोना से रिलेटेड जो दवाइयां हैं वो लेने चले जाइए, उनकी काला बाजारी है। कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आती हैं। इस पर तो प्रशासन को नकेल कसनी होगी ना, शायद तभी जाकर दबाव बनेगा, वरना ऐसे ही लोगों की जान जाती रहेगी। जिसकी जेब मोटी है वो चीजें खरीदता रहेगा और जो गरीब तबके का शख्स है वो ऐसे ही अपनों को खोता रहेगा। देखिए, बिल्कुल अगर हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो उनके द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता को एक ऐलान किया गया था कि डीआरडीओ की तरफ से 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर उत्तर प्रदेश की जनता को मुहैया कराए जाएंगे। अभी तक की अगर हम बात करें तो करीब 150 सिलेंडर राजधानी लखनऊ को डीआरडीओ की तरफ से मुहैया करा दिए गए हैं। बाकी जो 850 सिलेंडरों की सप्लाई अभी डीआरडीओ की तरफ से उत्तर प्रदेश को होनी है वो भी जल्द ही हो जाएगी। उसके अलावा जो डीआरडीओ की तरफ से बात की गई थी कि 1000 बेडों का वो अस्पताल बनाएंगे जो जनता के हित में रहेगा। अस्थायी अस्पताल होगा जो डिफेंस एक्सपो स्थल है वहां पर ये अस्पताल बनाया जाएगा, जहां पर अस्पताल बनाने की कवायद डीआरडीओ की तरफ से तेज कर दी गई है। वहीं एयरपोर्ट के पास जो डीआरडीओ की तरफ से 200 बेडों से ज्यादा की कैपेसिटी वाला एक अस्थायी अस्पताल तैयार किया गया है, वहां पर लगातार मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो उत्तर प्रदेश की जनता को वादा किया गया था वो पूरा होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार डीआरडीओ की तरफ से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पहल की जा रही है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर भेजने का मामला हो या फिर अस्थायी अस्पताल बनाने का मामला हो, तो लगातार उसमें तेजी देखी जा रही है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है जिसकी कालाबाजारी को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अगर कहीं पर इस तरीके की कोई घटना सामने आती है या कहीं पर ऑक्सीजन को लेकर या इंजेक्शन को लेकर खरीद फरोख्त कालाबाजारी का कोई मामला आता है तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके तत्काल उनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए, ताकि जो उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले लोग हैं उनके ऊपर नकेल कसी जा सके। उसके अलावा जो जिम्मेदार आला अधिकारी हैं उनको भी दिशा निर्देश जारी किया गया है कि कोविड कंट्रोल सेंटर जो बनाए गए हैं उनके माध्यम से जितने भी मरीज कोरोना संक्रमित वहां पर पहुंच रहे हैं या जिनकी जानकारी वहां पर पहुंच, तत्काल प्रभाव से उनको अस्पतालों में बेड मुहैया कराया जाए। अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। लेकिन ये तमाम दिशा निर्देश जारी होने के बावजूद भी दर्जनों तस्वीरें हमको राजधानी में ऐसी देखने को मिलती हैं, कहीं पर 10-10 घंटे सीएमओ लखनऊ को फोन किया जाता है कि उनके घर में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है जिसको अस्पताल में वो भर्ती कराना चाहते हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा है। ऐसी स्थिति में 10-10 घंटे लग जाते हैं, ना तो एम्बुलेंस पहुंचती है ना ही कोई सहायता पीड़ित परिवार के पास पहुंचती है। ऐसी स्थिति में तमाम लोगों की मौत भी हो जाती है। वहीं कोविड कंट्रोल सेंटर के आदेश के बावजूद भी तमाम अस्पताल ऐसे हैं जो मरीजों को भर्ती करने में हीला हवाली करते हैं, जिसको लेकर एक नोडल अधिकारी भी प्रत्येक अस्पताल के लिए बनाया गया है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जिस नोडल अधिकारी को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कहीं ना कहीं वो नोडल अधिकारियों का जो सीयूजी नंबर होता है वो नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में जो मरीज के परिजन हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या होती कि वो अब शिकायत करने किसके पास जाए। डीएम लखनऊ की बात करें तो डीएम लखनऊ जो प्रभारी डीएम है रोशन जैकब, उनके द्वारा आदेश तो जारी किए जा रहे हैं लेकिन उन आदेशों का पालन कहीं ना कहीं अस्पताल नहीं कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आए दिन जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की मौतों को अलग हटा दें हम तो जो नॉन कोविड पेशेंट हैं जिनको इलाज के अभाव में जिनकी मौत हो रही, कहीं ना कहीं वो भी हर दिन आंकड़े उनके भी बढ़ रहे हैं। लखनऊ के प्रभारी डीएम की तरफ से साफ तौर पे
समस्त प्राइवेट अस्पतालों को ये दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि अगर किसी स्थिति में कोई गर्भवती महिला किसी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचती है, प्रसव पीड़ा को लेकर पहुंचती है, तो उसको तत्काल प्रभाव में मदद पहुंचाई जाए। लेकिन ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जहां पर नॉन कोविड पेशेंट को तत्काल भर्ती करके उसको इलाज दिया जा रहा हो। साफ तौर पर अस्पताल प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि बिना सीएमओ के रेफरल लेटर के वो किसी को किसी स्थिति में इलाज नहीं देंगे। सीएमओ के रेफरेंस की बात हो रही है, लेकिन कानपुर में हालात ये हैं कि सीएमओ फोन करके जब अस्पताल में कहते हैं कि आप फलाने को भर्ती कर लीजिए, तो उधर से जवाब आता है कि हम नहीं करेंगे, चाहे जेल भेज दो। ये हालात हो गए हैं सूबे में। सीएमओ तक को अगर ये जवाब मिल रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनता किस तरीके से परेशान हो रही होगी ऐसे अस्पतालों के रवैये से। शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र की सूरत हाल आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में स्थिति क्या है, किस तरीके से महाराष्ट्र में भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यहां पहले दिन से ही तांडव जारी है कोरोना का। 67,468 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 6,95,747 हो गई है। पुणे में पिछले 24 घंटों में 10,902 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र सरकार ब्रेक द चेन पहल के तहत नए सख्त प्रतिबंध जारी करने जा रही है और आज से ये सभी प्रतिबंध जारी कर दिए गए हैं। यानी कि आज रात 8 बजे से 1 मई तक कड़ी पाबंदियां महाराष्ट्र में लगा दी गई हैं। शादियों में सिर्फ 25 लोगों को इजाजत दी गई है। सरकारी दफ्तरों में 15% कर्मचारी ही काम कर पाएंगे, क्योंकि तेजी से ग्राफ महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। पहली वेव में भी महाराष्ट्र का यही हाल था और दूसरी वेव में भी महाराष्ट्र में हालात खराब हैं। सबसे ज्यादा केसेस अगर किसी राज्य से आ रहे हैं कोरोना के, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से ही केसेस देखने को मिले हैं। आनंद गायकवाड़ हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं मुंबई से, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। आनंद, किस तरीके से सख्त पाबंदियां आप देख रहे हैं ऑन ग्राउंड, किस तरीके से सख्तियां दिखाई दे रही हैं? क्योंकि आज रात 8 बजे से 1 मई तक इसी तरीके की पाबंदियां होंगी। शादी में सिर्फ 25 लोगों की अनुमति मिली है और सरकारी दफ्तरों में महज 15%। जाएंगे अपने सहयोगी के पास, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुंबई का सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं। ये महाराष्ट्र की तस्वीर है और ये तस्वीर डराती है, ये आंकड़ा डराता है, क्योंकि 67,468 नए मामले अकेले महाराष्ट्र से आ जाते हैं और 24,638 नए मामले सामने आए हैं और ये आंकड़ा जो है अब डराने लगा है। ऐसा ही हाल दिल्ली का है, यही हाल महाराष्ट्र का है। मध्य प्रदेश में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। यूपी में हमने आपको दिखाया कि 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आपकी सावधानी ही आपको बचा सकती है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, बहुत जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें। कई संस्थानों ने अब वर्क फ्रॉम होम भी शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, तभी आप इस चेन को तोड़ सकते हैं। नासिक में भी एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जिसमें कि ऑक्सीजन का रिसाव हो जाता है जब टैंकर वहां पहुंचता है। इसमें 22 लोगों की जान चली जाती है। एक बार फिर से अपने सहयोगी आनंद गायकवाड़ का रुख करेंगे। आनंद, अगर आपको आवाज मिल रही है तो यही जानना चाहेंगे किस तरीके से सख्ती मुंबई की सड़कों पर दिखाई दे रही है। आज रात 8 बजे से 1 मई तक के लिए सख्त पाबंदियां पूरे महाराष्ट्र में लागू कर दी गई हैं। तब तो 8 बजे तक तो लोगों के पास समय है, इसलिए यातायात पूरी तरह से एकदम नॉर्मल है। लोग रिस्ट्रिक्शन लेके ये कर रहे हैं, लेकिन 8 बजे के बाद हो सकता है पूरे महाराष्ट्र का चित्र अलग होगा। लेकिन एक आपको खास बात बता दूं, जो नए गाइडलाइंस जारी किए हैं वो आज रात 8 बजे से लागू होने वाले, जिसके तहत मुझे लगता है कल हमने देखा कि 24 घंटों में 67,000 तक लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 568 लोगों की मौत हो गई। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये लॉकडाउन ही है, लेकिन इसको सरकार ब्रेक द चेन के तहत ले रही है। तो जो रिस्ट्रिक्शन जिस तरह से लगा दिए गए, जो बाहर के राज्यों से महाराष्ट्र में लोग आएंगे उनको 15 दिन का क्वारंटाइन है। एक जिले से दूसरे जिले में जाना है तो सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लोग ही जा सकते हैं, या आम आदमी वैलिड रीजन दिखा के ही बाहर जा सकता है। तो ये 2-3 दिन में पता चलेगा कि ये लॉकडाउन का असर कितना हो रहा है। चलिए, आप हमारे साथ में बने रहिए। एक आंकड़ा और हमारे पास आया है, अपडेटेड आंकड़ा है, ये भी हम अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं कि क्या नया आंकड़ा सामने आया है। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो रही है और किस तरीके से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ये डरा रहा है। 3,14,835 नए मामले सामने आए हैं बीते 24 घंटे में और कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या हो जाती है 1,59
1,30,965। 24 घंटे में 2104 लोगों की जान चली गई है और कुल मौतों का आंकड़ा हो चुका है 1,84,657। और इस बढ़ते आंकड़े के साथ भारत ने कोरोना वायरस के मामले में यह उपलब्धि हासिल कर ली है कि वो अब अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है। पहले सुपर पावर अमेरिका थी कोरोना वायरस के मामले में, यानी कि सबसे ज्यादा मामले अगर दुनिया भर में कहीं थे तो वो अमेरिका में थे, लेकिन अब भारत में इस सेकेंड वेव के कारण अमेरिका को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है। आनंद का रुख करेंगे, मुंबई से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुंबई में हालात दिनों दिन बेकार होते जा रहे हैं। 60,000 से ज्यादा मामले एक बार फिर से महाराष्ट्र से सामने आए हैं। आनंद, पहले हमने देखा था कि सिर्फ मुंबई में हालात खराब थे फर्स्ट वेव में, लेकिन सेकेंड वेव में पुणे में भी स्थिति खराब हो गई है। 10,000 से ज्यादा मामले पुणे में भी नजर आते हैं। ऐसे में कहां लूप होल है? क्या प्रशासन की सख्ती और नासिक में कल जो हुआ वो वाकई हर किसी को रुला देने वाला था? जी बिल्कुल सही कि प्रशासन की अपनी मर्यादा है, सरकार की अपनी मर्यादा है। लोगों को सब पता है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं जो है पहले से ही कमजोर रही है, बावजूद उसके लोग, और लोगों को ये भी पता है पहली फेज में सभी ने इसको सफर किया है, सभी को पता है कि कोरोना का इलाज है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी पुख्ता नहीं है, बावजूद उसके लोग लापरवाही बरत रहे। उसका नतीजा है कि अस्पताल फुल है, बेड नहीं मिल रहे, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है। और नासिक में हमने देखा फिर एक बार महाराष्ट्र का स्वास्थ्य विभाग एक्सपोज हो चुका है। भंडारा के बाद 4 महीने में 2 बड़ी दुर्घटनाएं होती है, उसके बावजूद भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं होती है। तो अभी लोगों को ही खुद को सरकार बन के रहना पड़ेगा, तभी जाने बच पाएगी, ऐसा आज का महाराष्ट्र का चित्र है। कुल मौतों की संख्या बढ़ चुकी है देश भर में और सबसे ज्यादा हालात खराब महाराष्ट्र के हैं। राज्य में आज रात से लॉकडाउन रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 घंटे में शादियां निपटानी होंगी। नियम तोड़ने पर 10,000 का जुर्माना भी देना होगा। आज रात 8 बजे से 1 मई तक कड़ी पाबंदियां महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी और 25 लोगों को शादी में आने की सिर्फ इजाजत है। आनंद, कल नासिक की घटना के अगर हम जिक्र करते हैं, परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ 30 मिनट नहीं 2 घंटे तक ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो बंद रही थी। यही कारण रहा कि 22 लोगों की जान चली जाती है। जी मैं आपको थोड़ा अपडेट करा दूं कि 22 में अभी 24 का आंकड़ा हो गया है। कुछ 2 मरीज और जो इमरजेंसी क्रिटिकल थे उनकी भी मौत हो चुकी है, तो कुल आंकड़ा जो है 24 हो गया है। देखिए ऑक्सीजन का सिलेंडर जो जहाँ पे टंकी बैठाई होती है वहाँ पे एक अल्टरनेट व्यवस्था होती है। एक ही वॉल पे आप डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि ऑक्सीजन एक बहुत इमरजेंसी सर्विस के तहत है। तो नासिक नगर निगम की लापरवाही इसमें सामने आ रही है कि आप कोविड जैसे सिचुएशन में ऑक्सीजन के टंकी में एक ही वॉल पे डिपेंड कैसे रह सकते हैं, आप अल्टरनेट उसको प्रावधान क्यों नहीं किया था। तो कुल मिला के नासिक नगर निगम इसमें अभी कल्प्रिट दिखाई दे रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये देश भर का आंकड़ा भी हम आपके सामने रख रहे हैं। कुल मौतों का आंकड़ा हो चुका है 1,84,657 और देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या हो गई है 22,91,428। इस आंकड़े को देखने के बाद ये समझिए कि आपसी सावधानी ही आपको बचा सकती है। हर एक राज्य की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की तस्वीर अब आपके सामने रखेंगे। यहां आंकड़ा कैसा सामने आया है? 14,519 नए मामले सामने आए हैं और साथ ही साथ लोगों की संख्या हो गई है संक्रमित मरीजों की 5,88,818। सुबोध हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। रायपुर से वो जुड़े हैं। सुबोध, अगर हम बात करते हैं रायपुर की, लॉकडाउन लगा दिया गया है लेकिन बावजूद इसके आंकड़ा यहां थम नहीं रहा है। और दूसरा, लॉकडाउन के दौरान लोगों के सामने परेशानी आई कि अब राशन कहां से लिया जाए अगर दुकानें बंद हैं। तो इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदेश दे दिए हैं कि सबसे पहले तो सूखा राशन हर एक के घर पर पहुंचाया जाएगा और दूसरा होम डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। क्या व्यवस्था है प्रशासन की इसको लेकर? सब आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जितने जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है, जहां जहां लॉकडाउन लग गया है वहां पर लोगों को राहत दी है। जो सब्जी जो बेचने वाले हैं उनको फेरी के माध्यम से सब्जी बेचने का अनुमति दिया गया है। साथ ही जो राशन है उसे भी टेम्पो में भरकर घर तक पहुंचाने की सुविधा सरकार ने दी है। आपको ये बता दो, छत्तीसगढ़ का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला कल भूपेश बघेल ने लिया है, जिसमें जो 18 वर्ष से कम जो बड़े आयु वाले जो है लोग, उनको निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की है और ये घोषणा की है। और ये शायद भारत का ये पहला राज्य है जहां पर
ये मुख्यमंत्री द्वारा ये भूपेश बघेल द्वारा ये घोषणा की गई। आपको ये भी बता दें कि कोरोना की रोकथाम के लिए और पूरे प्रदेश में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू ढंग से चल पाए और कोरोना की रोकथाम हो पाए, इसके लिए 296 डॉक्टरों की भर्ती की गई, जिन्हें 10 दिनों के भीतर ड्यूटी ज्वाइन करने का निर्देश किया गया है। आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार की घटना हुई नासिक में ऑक्सीजन गैस लीकेज की, तो उसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने सभी ऑक्सीजन प्लांट और जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है वहां सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। आपको ये भी बता दें, दूसरी बात है कि छत्तीसगढ़ में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छे से अच्छा बेहतर लोगों को सुविधा दे पाए, इसके लिए लगातार प्रयास करी है। अभी कुछ देर बाद भूपेश बघेल सभी छत्तीसगढ़ के नगर निगम, नगर पंचायतों के महापौर और अध्यक्षों से चर्चा करेंगे वर्चुअली और उनको दिशा निर्देश देंगे। जी सपना। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ में हालात अब सबसे ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। और अगर हम रायपुर के अलावा बाकी जगहों की बात करें सुबोध, तो बाकी जगहों पर फर्स्ट वेव में हालात ये नहीं थे, लेकिन शायद प्रशासन ने वहां ढिलाई बरती, पहली वेव में कुछ सीखा नहीं, तभी हालात इतने खराब हो गए कि आज गांव-गांव तक कोरोना दस्तक दे चुका है। और वहां कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है हम सबको पता है। सपना, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अधिकांश जो जिले हैं वो वनांचल जिले हैं, जहां पर कोरोना ने दस्तक दी है। यह एक बड़ा चिंता का विषय है। और आपको ये भी बता दें कि अब पहले जो दुर्ग जिला था, जो सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों का एक जिला था, लेकिन रायपुर, बिलासपुर और कोरबा के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जो कोरोना मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जी सपना। और हालात ये हैं कि ऐसे में भी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। एक दूसरे पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर फप्तियां कसी जा रही हैं। ये समझने की कोशिश कोई नहीं कर रहा कि चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो या बीजेपी शासित राज्य, हर जगह हालात एक जैसे ही हैं। हर एक पार्टी से सवाल होना चाहिए कि आपने व्यवस्था कितनी की है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब राजधानी का हाल आपके सामने रखते हैं, क्योंकि राजधानी में हालात खराब हैं। इसी के चलते एक हफ्ते का लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया, लेकिन आंकड़ों में अभी भी वो नजर नहीं आ रहा है। 24,638 नए मामले सामने आ गए हैं। कोरोना के कुल केस हो गए हैं 9,30,169 और कुल सक्रिय मामले हुए हैं 85,364। ये हालात देश की राजधानी दिल्ली के हैं, जो कि कोरोना की राजधानी भी बनती जा रही है। और इन्हीं बढ़ते मामलों के चलते एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया, जिसका आज है चौथा दिन। लेकिन अब देखना यह है कि क्या चीजें ठीक हो पाएंगी। अगले सोमवार तक के लिए लॉकडाउन है, क्या चीजें वहां पर ठीक हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इस एक हफ्ते में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने का हवाला सरकार की ओर से दिया गया। हालांकि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जब दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र सरकार से मदद मांगी गई, तो कल जीटीबी भी 10 मीट्रिक टन का एक ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा दिया गया है। लेकिन अभी भी बदहाल सूरत है दिल्ली की। दिल्ली करहा रहा है, रो रहा है, क्योंकि हालात यहां बिगड़ते जा रहे हैं। एक फिर से आप समझिए कि इन आंकड़ों को अगर कोई नहीं चला सकता है वो सिर्फ आप और हम हैं। जब सावधानी बरतेंगे तभी इन आंकड़ों में हमें गिरावट